गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे और पॉजिटिव वे में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 2 मई और हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 2 मई के करंट अफेयर। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास कोटेशन है किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा था, विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। इसको इजी शब्दों में समझते हैं कि क्या कहना चाहते थे ये। तो देखिए, हम तभी विफल हो जाते हैं जब हमने एक आइडियोलॉजी अपनी बना रखी है। ठीक है, हमारा कोई आइडियल होता है किसी न किसी फील्ड में, जिस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हमारा आइडियल होता ही होता है। तो हमें अपनी आइडियोलॉजी को, अपने जो आइडियल व्यक्ति है उनको नहीं भूलना चाहिए, उनसे सीखते रहना चाहिए। अपने उद्देश्यों को, अपने एम को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर एम भूल गए, उद्देश्य भूल गए तो हम किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ये भी तो सोचना है ना। तो हमें अपना एक उद्देश्य बनाना पड़ेगा। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ने की तरफ बनाइए, आप कमाने वाले बच्चे हैं, कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, उस फील्ड में बनाइए। आप आर्टिस्ट हैं, आप सिंगर हैं, किस फील्ड में आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या पाना चाहते हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ते रहिए, तो सफलता आपको मिलेगी। और अगर आपने अपने आदर्शों को भुला दिया और अपने उद्देश्यों को भुला दिया तो आप किस राह पर चलेंगे, किस व्यक्ति को या किस चीज को अपनाएंगे, तो विफलता हमारे सामने आ सकती है। इसी विचारधारा के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टूना डे, यानी कि विश्व टूना दिवस के बारे में, जो हर साल 2 मई को मनाई जाती है। और इस बार भी यूएन के द्वारा टूना, जो विश्व टूना दिवस है वो मनाया जाएगा। और सबसे पहले इसकी स्थापना भी यूएन के द्वारा करी गई थी, यानी यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जैसा कि हम सबको पता है कि मछलियां बहुत अच्छा सोर्स होती हैं प्रोटीन के लिए, ओमेगा 3 के लिए और B12 के लिए। और साथ में ही इसमें बहुत सारे ऐसे खनिज लवण, ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, है ना। तो इसीलिए पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये दिन मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2016 में। 2016 में ही जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने टूना मछलियों को संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए इस दिन की शुरुआत करी थी। इसके पीछे का जो रीजन बताया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये बोला गया कि लगभग 97% जो है, जो टूना मछलियां हैं वो खत्म हो रही हैं, इनकी प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। उसके पीछे का रीजन बताया गया था ओवर फिशिंग और इलीगल फिशिंग, यानी अवैध रूप से फिशिंग करी जा रही है और ओवर फिशिंग करी जा रही है इसकी वजह से। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं विश्व अस्थमा दिवस के बारे में, जिसको हम मनाते हैं मई का जो पहला मंगलवार होता है। तो आज मई महीने का पहला मंगलवार है, ये 2 मई को। तो आज ही हम इस दिन को मनाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्पेशली अस्थमा के बारे में जैसा हमको पता है कि ये सांस संबंधी एक बीमारी है, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को किस तरीके से, कहाँ से चिकित्सीय सुविधाएं, हेल्थ केयर कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं, किस तरीके की एक्सरसाइज की जा सकती है, इन सब विषयों को लेकर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो क्या डिसाइड करी गई है? तो थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। अस्थमा केयर फॉर ऑल के साथ में हम इस डे को मना रहे हैं। देखिए, जो हमारा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा है उसके द्वारा 1993 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से पहली बार अस्थमा दिवस मनाया गया था। और अभी इसको कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 30 साल इसको पूरे हो गए हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्पेशली ये अस्थमा से रिलेटेड एक तरीके का संगठन है जो वैश्विक स्तर पर हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है और WHO के अंडर काम करता है। इसको WHO के साथ में और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर के साथ में और नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के साथ में मिलाकर
इसको शुरू किया गया था। और स्पेशली इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1993 में करी गई थी। देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, समरी ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। ये सर्वे किसके द्वारा रिलीज करा गया है? 2021-22 के लिए। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके सचिव हैं डॉक्टर एस चंद्रशेखर, उनके द्वारा। उन्होंने बोला कि 8,074 फर्मों का अध्ययन किया गया और उसमें देखा गया कि जो 25 फर्म हैं वो बिल्कुल इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम कर रहे हैं, नए विचारधारा के साथ में नए नए फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो टर्नओवर है वो 83% बढ़ गया है। ठीक है ना। और जबकि ये जो स्थिति है बड़े फर्मों के लिए वो 56% का है इनोवेटिव आइडियाज के मामले में, और जो माइक्रो फर्म है उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो कितने परसेंट की उसको रेटिंग दी गई है? तो 15% की रेटिंग उसको दी गई है। देखिए हम बात कर रहे थे समरी ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 रिलीज्ड। जैसा कि आप सबको पता है कि कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारे पास उपलब्ध है, तो जिसमें भी आपको बेनिफिट लगता हो, जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण ये क्या करता है? ठीक है ना। तो ये स्पेशली इवेलुएट करता है इनोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो होते हैं उनके इनोवेशन जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करने का काम करता है। किसकी सहायता से? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से। और सबसे पहले 2011 में इस तरीके का सर्वे कंडक्ट कराया गया था, और इसके साथ साथ में ही ये फर्म दो फील्ड में काम करता है, दो तरीके से काम करता है। ठीक है ना। एक है फर्म लेवल सर्वे कराया जाता है और दूसरा होता है सेक्टोरल सिस्टम ऑफ इनोवेशन, यानी कि फर्म स्तरीय सर्वेक्षण और क्षेत्रीय प्रणाली सर्वेक्षण, इन दोनों तरीके से काम करता है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण। देखिए हमारे पास रोज नई नई नियुक्तियां होती हैं, स्पेशली बैंकों से रिलेटेड नियुक्तियां हमारे पास डेली होती हैं। तो आज हमारे पास है BOI के बारे में, यानी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो MD प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष चुने गए हैं वो रजनीश कर्नाटक को नियुक्त किया गया है भारत सरकार की तरफ से। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि 3 साल की अवधि के लिए, या जब तक आदेश नहीं दिया जाता इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तब तक ये अपने इस पद पर बने रहेंगे। और इसके पहले ये पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक पद पर थे। देखिए हम बात कर रहे थे जैसा कि BIO के बारे में बात कर सॉरी BOI के बारे में बात कर रहे थे, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। तो इसको स्टैब्लिश कब करा गया था? 1906 में 7 सितंबर को। हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा आपको। और इसके जो फाउंडर है वो कौन है? तो राम नारायण रुइया इसके फाउंडर हैं। जो नेक्स्ट नियुक्ति हुई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में करी गई है देवदत्त चंद्र की। किस किस चीज के लिए? तो प्रबंध निदेशक के लिए। ठीक है ना। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो पिछले MD थे जिनका नाम था संजीव चड्ढा, उनके काम का विस्तार कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये पद रिक्त हो गया था और यहीं पर अब नियुक्त किया गया है देवदत्त चंद को। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? तो सयाजी राव गायकवाड़ हैं। स्थापना इसकी 20 जुलाई को 1908 में करी गई थी और मुख्यालय इसका बड़ोदरा के अलकापुरी में हमें देखने को मिलेगा। Devdutt Chand was appointed as the managing director of Bank of Baroda on 29 अप्रैल, यानी 29 अप्रैल को ही सरकार के द्वारा देवदत्त चंद्र को नियुक्त कर दिया गया था MD के पद के लिए। देखिए जो देवदत्त चंद्र जी हैं उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था इलाहाबाद बैंक से 1994 में। इसके बाद 98 से लेकर 2005 तक के बीच में इस सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के प्रबंधक के रूप में काम कर चुके थे। साथ में ये पंजाब नेशनल बैंक से भी जुड़े थे, वहां पे भी मुख्य प्रबंधक के रूप में इन्होंने काम करा था। ठीक है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं अजरबैजान में होने वाले हर साल फार्मूला 1 रेस के बारे में। ठीक है। मैं बता दूं कि जो अजरबैजान है वहाँ का जो राजधानी है बाकू, वहाँ पर हर साल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस आयोजित किया जाता है 2017 से ही। तो इसी सीरीज को यानी फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का
जो चौथा राउंड था उसमें जीत हासिल करी है सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ने किसे हराया? तो रेड बुल टीम के साथी थे इनके मैक्स वेरस्टेपेन, मैक्स वेरस्टेपेन, है ना, इनको हराकर ये सीरीज जीती है। अच्छा, अजरबैजान के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं अजरबैजान को, इसके पूर्वी हिस्से में आपको कैस्पियन सागर मिलेगा और इसका जो पश्चिमी एरिया है इसमें आपको काकेशस के पर्वत मिलेंगे। और ये ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है और इसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? तो अजरबैजानी मानत, यहाँ की भाषा अजरबैजानी है। और यहाँ पर जो सरकार का फॉर्मेट है वो किस तरीके का है? तो संवैधानिक गणतंत्र भी मिलेगा, राष्ट्रपति प्रणाली भी मिलेगी, एकात्मक राज्य भी मिलेगा। और साथ में ही इसके राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीएव और प्रधानमंत्री कौन है? तो अली असदो। ठीक है। देखिए, भारतीय सेना ने अपने आर्टिलरी रेजिमेंट स्पेशली भूमि युद्ध से संबंधित रेजिमेंट होता है, यानी लैंड पर जो वॉर की जाती है उससे रिलेट करता है ये। तो इसमें 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है और अपने तरीके की ये पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिनको इस तरीके के रेजिमेंट में यानी युद्ध वाले रेजिमेंट में शामिल करा गया है। इनके नाम क्या है? तो लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल, लेफ्टिनेंट आकांक्षा सहित। ठीक है ना। और इन्होंने चेन्नई में अपना जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट किया है और उसके बाद इसमें से 3 महिलाओं को भारत और चाइना के बॉर्डर पर यानी LAC पर तैनात किया जाएगा और 2 महिलाओं को भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। इंडियन आर्मी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, इसकी स्थापना या इसको इस्टेब्लिश कब करा गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर इसका हमें कहाँ मिलेगा? तो न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसका मोटो या इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी सेवा परमो धर्मा। इसका जो है अनुवाद है, इसका अनुवाद है, सेवा परमो धर्मो का अनुवाद है सर्विस बिफोर सेल्फ और इसका एक आदर्श वाक्य है। इसके कलर है गोल्ड, रेड और ब्लैक और पार्ट है इंडियन आर्म्ड फोर्स का और इसका रोल है लैंड वॉर। तो इसी का एक रेजिमेंट है जिसका नाम है आर्टिलरी रेजिमेंट, उसमें शामिल किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको जो बोफोर्स होवित्जर, धनुष, M777 होवित्जर और K9 वज्र सेल्फ जो गन होती है ना वो आपको देखने को मिलेगा इस रेजिमेंट के तहत। तो इसी में शामिल किया गया इन 5 महिलाओं को। देखिए, मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी बताने की। तो हो सकता है कि आपको आवाज़ अच्छी ना आ रही हो, तो प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा। तो मैं बात कर रही हूँ इस समय हमने कि हालांकि कल भी बात करा था कि 91 FM ट्रांसमीटर्स का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा रहा है भारत में। ओके। और हमने अभी मन की बात का 100वां एपिसोड के बारे में भी कल बात करा था, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वहां पर आयोजित करा गया था ऑफिशियली। ठीक है। तो इसी फील्ड में काम करते हुए हम देख रहे हैं कि 91 FM ट्रांसमीटर्स का जो 100 वॉट कैपेसिटी है वो कहाँ पर बिल्डअप किया जा रहा है, वो कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है असम के कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में, है ना। और इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्पेशली आसाम के उस एरिया को कवर करेगा ये जहां पर वामपंथी उग्रवाद है, या फिर वो जिले जो बिल्कुल दूर दराज वाले एरिया में है, बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र में है और जहां पर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन या जो कम्युनिकेशन के साधन है वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस ट्रांसमीटर के जरिए गवर्नमेंट अपनी जो उसकी पॉलिसीज हैं, उसके इनिशिएटिव्स हैं, उस जो काम कर रही है उसके बारे में बताएगी और साथ में ही मनोरंजन का काम भी किया जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा? तो इससे लोगों का जो बौद्धिक विचारधारा है वो भी बढ़ेगी, उनको अपने अधिकारों का भी पता चलेगा और देश के प्रति जो एकता की भावना है उसको भी प्रोत्साहित करने का मौका मिलेगा। और जो देश की शक्ति है, स्ट्रेंथ है हमारे इंडिया की, वो भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के बारे में, जैसा कि हमने जरूर इसका नाम सुना है। तो देखिए, अखिल भारतीय रेडियो जिसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1957 में आकाशवाणी के रूप में, और ये प्रसार भारती की एक शाखा है, एक ब्रांच है और एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। ठीक है ना।
और इसका जो नोडल इंचार्ज है या नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है? तो इसका नोडल मिनिस्ट्री है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और इसका जो आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी जनता की सेवा करना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल भी बात करा था कि जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, वो यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर गए हैं अपने जो डेलीगेट्स हैं, अपने जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनके साथ में। तो वहां पर जब गए तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का 175 साल पुराना लंदन का विज्ञान संग्रहालय का निरीक्षण किया और उसका संचालन किया। और कहाँ पर स्थित है ये? तो लंदन का जो दक्षिणी केसिंगटन है वहां पर स्थित है और इसकी स्थापना करी गई थी 1857 में। ओके, देखिए जो ये म्यूजियम है इसने ये बताया कि म्यूजियम का जो मैनेजमेंट है उसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कोविड-19 का जैसे भारत ने डील किया, उसके डीलिंग के जो डीलिंग करने के जो तरीके थे उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, ऐसा बताया गया वहाँ के म्यूजियम मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास है, जैसा कि हम बताते ही हैं किसी भी देश के बारे में हम बात करते हैं तो उसका एक ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है और उसके जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम ज़रूर बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के बारे में अभी हमने कुछ दिन पहले ही बात करी थी। तो देखिए यूनाइटेड जो किंगडम है वो 4 देशों के साथ मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। और ये एग्जाम में बनने वाला सबसे फेमस क्वेश्चन है मैं कहूँ तो, यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड देशों के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो ये 4 देश हैं जिनसे मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर अगर सरकार के फॉर्मेट के बारे में बात करें तो आपको संवैधानिक राजतंत्र भी मिलेगा, संसदीय लोकतंत्र मिलेगा और राजशाही व्यवस्था भी आपको मिलेगी। यहाँ पर एक तरीके से जो राज्य का प्रमुख होता है वो राजा होता है सिर्फ प्रमुख के रूप में, लेकिन जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है जिनके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, सम्राट यहाँ पर चार्ल्स तृतीय है और सरकार की प्रणाली के बारे में हमने बात कर ली ही है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत का जो नागरिक उड्डयन विभाग है और उसके जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। उन्होंने ऐसी घोषणा करी है कि भारत 2027 के नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु जो कार्यवाही होती है उसमें शामिल होगा। अब ये देख लेते हैं क्या है ये। तो देखिए ICAO यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, और दूसरा क्या है CORSAI कोर्सिया, है ना, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। इन दोनों में शामिल हो रहा है भारत, 2027 से शामिल हो जाएगा। और इसके लिए जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं भारत सरकार के ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी अध्यक्षता में घोषणा करी गई है। इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, ये क्यों ऐसा करा गया है? तो देखिए जो ICAO एक ऐसा संगठन है जो स्पेशली चाहता है कि हम जो विमानों में फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करते जाएं, है ना, लगभग हर साल 2% हम फ्यूल कम करें और साथ में ही 2050 तक नेट जीरो जो कार्बन है उसका लक्ष्य प्राप्त किया जाए, यानी कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए और नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने की कोशिश करी जाए। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों विश्व स्तर पर, ये जो दोनों संस्थाएं हैं यानी ICAO और क्रोसिया यानी CORSIA, ये दोनों विश्व स्तर पर स्पेशली कार्बन को जो उत्सर्जन है उसको रोकने के फील्ड में, पारिस्थितिकी वातावरण को जो हरित हरित पारिस्थितिकी वातावरण है उसको क्रिएट करने के क्षेत्र में काम करती हैं। India to join International Climate Action in Civil Aviation for 2027. ओके, अब हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन जो थ्योरीज हैं और जो टेक्नोलॉजी है उसके बेस पर काम करती है।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हवाई परिवहन है यानी जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देने का काम करती है। सुरक्षित और मैनेजमेंट तरीके से की दिशा में काम करती है, पॉलिसी तैयार करती है और उसको फॉलो अप कराने का भी काम करती है। और अपने सदस्य देशों के साथ में, सदस्य राज्यों के साथ में तकनीकी रूप से यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ में उनको प्रशिक्षण देने का भी काम करती है। तकनीक की सहायता तो करेगी ही, टेक्नोलॉजी तो उनको बताएगी ही, साथ में उनको प्रशिक्षित करने का काम यानी उनको ट्रेन करने का काम भी करा जाता है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1944 को 7 दिसंबर को स्थापना करी गई थी और इसका लोगो आप देख सकते हैं और इसका मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना, जिसको हम कॉर्सिया कहते हैं, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको पूरी दुनिया में वैश्विक योजना के माध्यम से कम करने का इसका उद्देश्य है इस संगठन का। ठीक है ना। देखिए हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के बारे में यानी CPR के बारे में, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है जिसकी स्थापना 1973 में करी गई थी और स्पेशली इसलिए करी गई थी क्योंकि विदेशों से जो भी अनुदान मिलता है वो इसके थ्रू मिलता है। जो भी अनुदान दिया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है या कोई भी भारत का कोई पैसा विदेश जाता है तो ये प्रॉपर चैनल के द्वारा जाता है। यानी पहले यहाँ पर स्वीकृति लेनी पड़ती है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री से स्वीकृति लेनी पड़ती है और उसके बाद उस पैसे को यूज करा जाता है या फिर उसको दूसरे देशों में भेजा जाता है या भारत लाया जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए इस जो ये संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इसके अंडर ही एक और संस्था है जो काम करती है जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। एक अधिनियम है जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है ना। तो इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है 180 दिनों के लिए होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये कहा गया है कि जो FCRA है वो नियमों का उल्लंघन कर रही थी। यानी कि जो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले होम मिनिस्ट्री की परमिशन ली जाएगी अगर कोई पैसा आता है या किसी पैसे को यूज किया जाता है तो देखा गया कि ये जो परमिशन है वो इस संस्था ने नहीं ली, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ही 180 दिनों के लिए इसको बैन किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के माध्यम से। जैसा कि मैंने बताया आपको कि होम मिनिस्ट्री कैंसल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट FCRA लाइसेंस ऑफ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। केपलर के अनुसार यूरोप का टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता भारत बन गया है। यानी यूरोप का जो रिफाइनरी सप्लायर है वो सबसे बड़ा कौन बन गया है, तो वो बन गया है भारत। अच्छा देखिए, जो केपलर ने आंकड़े दिए हैं, हालांकि ये आंकड़े हमने कुछ दिन पहले भी शायद पढ़े थे लेकिन वो दूसरी संस्था के द्वारा थे। तो उसमें ये बताया गया है कि भारत ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है और सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप के लिए रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आयातक, निर्यातक या फिर आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज के लिए बात करूं तो अगर भारत के बारे में बात करें स्पेशली, तो भारत सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात कहाँ से करता है? रसिया से करता है। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ये आयात है, भारत का जितना भी कच्चा तेल आयात किया जाता है भारत के लिए, उसका लगभग 44% का जो हिस्सा है वो रसिया से किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ये जो डेटा दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया था, जो रसिया वाला डेटा था। और बाकी केपलर वाला जो डेटा था वो हमने पढ़ लिया कि केपलर ने बोला है कि इंडिया बिकम्स यूरोप्स टॉप रिफाइनरी सप्लायर्स अकॉर्डिंग टू केपलर, ऐसा बोला गया है केपलर के द्वारा कि इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है यूरोप के लिए। और जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने ये बात बताया है कि रसिया वॉज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन फरवरी, यानी फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया गया है कच्चा तेल वो रसिया से किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास जम्मू और कश्मीर से। देखो, जम्मू और कश्मीर में एक परियोजना चल रही है
उस परियोजना का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो इसी लिंक को जब बनाया जा रहा था, तो इसी लिंक को बनाते समय एक पुल बनाया गया है, रेल पुल बनाया गया है 96 केबलों पर आधारित। इसकी लंबाई कितनी है? तो 635 किलोमीटर लंबा रेल पुल है ये। और इसका नाम क्या है? तो अंजी खड्ड। क्या नाम है? अंजी खड्ड पुल। इसकी फोटोज और वीडियोस शेयर करी गई हैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का पहला केबल स्टे रेल पुंज है ये, जिसका नाम है, रेल पुल है ये, जिसका नाम है अंजी खड्ड ब्रिज, है ना। और साथ में ये किस किस एरिया को जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है और जो कटक है, उनको जोड़ने का काम करा जाएगा इस पुल के माध्यम से। ठीक है। और साथ ही आपको बताऊं कि इसकी अगर ऊंचाई के बारे में बात करें, तो नदी के तल से इसकी ऊंचाई जो है हमें मिलेगी 331 मीटर की ऊंचाई हमको देखने को मिलेगी। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी अंजी खड्ड इसका नाम याद रखिएगा, अंजी खड्ड ब्रिज बिकम्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है ना। कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में करी गई है। जब इसमें मैच खेला गया तो इसका जो फाइनल था वो किसने जीत लिया है? तो फाइनल जीता गया है चीन के विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लीरेल के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि पहली बार चाइना विश्व शतरंज चैंपियन जीत पाया है, और पहले चाइना की तरफ से पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गया है डिंग लीरेन। और इन्होंने किसे हराया है? तो इन्होंने रसिया के इयान नेपोनियाची को हराकर ये सीरीज या ये मैच जीता है, ये चैंपियनशिप जीती है। ओके। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं BARC। BARC का मतलब क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन है? तो AK मोहंती हैं। और इन्हीं को ही, यानी AK मोहंती को ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह लेंगे N व्यास की। स्पेशली इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि जो परमाणु कार्यक्रम भारत में चलाए जा रहे हैं उसकी देखरेख करना, और साथ में ही गैर सैन्य उद्देश्यों यानी कि नॉन मिलिट्री पर्पजों के बारे में भी ध्यान केंद्रित करना, कि जो काम हो वो मिलिट्री बेस पर नहीं होना चाहिए, गैर जो मिलिट्री बेस का काम होना चाहिए, गैर सैन्य उद्देश्यों के लिए काम होना चाहिए परमाणु ऊर्जा का। ठीक है। इस सेशन में इतना ही साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी आवाज़ बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए आपको आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, मुझे बहुत तकलीफ है और मैं रह रह के रुक रुक के बोल रही हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम को समझिएगा। चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। जो भी नोटिफिकेशन आएगी बेल आइकन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। साथ में ही आपको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर हम शेयर कर देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपको टेलीग्राम के लिंक पर नोट्स मिल जाएंगे। और साथ में ही लाइक करिए, लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है मेहनत करने की, काम करने की। और शेयर ज़रूर करिए ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए ये कंटेंट जिनके लिए मैंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है। तब तक के लिए कल फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर, इसी लिंक पर। मैं नंदिनी सिंह हूँ। फिर से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।